वही बात। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, अभी डॉक्टर साहब ज्वाइन हो जाएंगे, बाकी सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। रूबी जी, मैं आपको होस्ट कर दूंगा, आप देख लेना है ना, जो भी माइक ऑन करे तो उसको म्यूट कर देना।
ओम का आदरणीय श्रीमान जी ओम। अभी जोड़ा नहीं है। नोट नो
ओम डॉक्टर श्री साहब, बिल्कुल। नगरपाल छतरपुर। ओम ओम ओम। जी, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल। ओम। ओम। ओम डॉक्टर साहब। भाई जी स्टार्ट करें। जी आज मैं मेरे प्रोग्राम में व्यस्त हूँ, तो मैं आज मेरे फार्म हाउस में हूँ और इसलिए कल में मैंने लेक्चर नहीं लिया था और आज भी मुझे अचानक से आना पड़ गया, पर आज हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए आज मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं टॉपिक को चेंज करता हूँ और आज जिस क्षेत्र में मैं हूँ उस क्षेत्र से कंसर्निंग कुछ विषय को लेते हैं जो अपने लिए होगा, ऐसा विषय को आज हम लेते हैं। ठीक है भाई जी? ओम। ठीक है भाई जी। चलिए, तो एक बार पुनः आज के इस प्रभाग में हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज को स्मरण करके आज इस प्राकृतिक वातावरण के मध्य में आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। पूज्य आचार्य श्री को स्मरण करते हैं। जैसा कि हम सब योग शिक्षक बनने जा रहे हैं, योग शिक्षक के लिए बड़ा नितांत आवश्यक है कि शरीर की संरचना को जाने, शरीर की कार्य प्रणाली को जाने और वहां योग कैसे मदद करेगा उसका टेक्निकल एस्पेक्ट जाने और उसको लोगों को बताएं हम। साथ ही साथ प्रकृति से कैसे वो कहीं ना कहीं योग करना और करवाना, प्रकृति के करीब लोगों को ले जाना, यही है। पर प्रकृति के करीब कैसे लेकर के जाएं, तो हमको हमारी आहारचर्या, हमारी दिनचर्या को प्रकृति के अनुरूप हो ऐसी व्यवस्था लोगों को बतानी चाहिए। इसलिए हमको एक योग शिक्षक को यह भी जानना चाहिए कि आदर्श शास्त्रोक्त आहार व्यवस्था हमारी क्या हो। एक व्यक्ति कहता है कि मैंने योग किया और मुझे ये बेनिफिट, स्वामी जी ने ऐसा कहा था लेकिन मुझे ये बेनिफिट नहीं मिला, मुझे वो बेनिफिट नहीं मिला। यह इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ साथ आपको आपका आहार और आपका विहार वैसा रखना होगा जो कि हम नहीं रखते। आहार और विहार का अर्थ है, एक व्यक्ति चाहेगा कि साहब मैं सुबह उठ करके योग कर लूं, पर खाने में पिज्जा खाऊंगा, खाने में बर्गर खाऊंगा, खाने में 3 बजे खाऊंगा, रात को 12 बजे खाऊंगा, जैसा कि सामान्यतः रूटीन होता है। इससे हटना चाहिए और हमको हमारे जो साधक हैं, जो हमारे पास आ रहा है, उसको हमको इससे हटाना है कि आपको प्राकृतिक जीवनचर्या अपनानी है। तो प्राकृतिक जीवनचर्या का अपनाने का अर्थ बिल्कुल गजेंद्र दहरवाल वनों में चले जाना नहीं है। हमको एक व्यक्ति जो हमारे पास योग करने के लिए आ रहा है, यदि उसको जैसे शास्त्रों में उसके बेनिफिट्स हैं, यदि वैसा बेनिफिट उसको चाहिए तो निश्चित रूप से मिलते हैं। थोड़ा सा आहार विहार में थोड़े से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उसको हम जैसा शास्त्र कहता है वैसा हम परिवर्तित करेंगे तो निश्चित रूप से बेनिफिट मिलते हैं। तो हम यहीं से प्रारंभ करते हैं आहारचर्या। सामान्यतः व्यक्ति की जीवनचर्या क्या होती है? वह 9 बजे सोकर उठता है। थोड़ा सा योग करने का शौक उसमें यदि आया तो उसने क्या किया कि वह ज्यादा से ज्यादा 6-7 बजे उठना प्रारंभ करेगा। यह भी ठीक है, लेकिन इसके पश्चात वह योग करने के लिए सीधे जाता है और अपने आहार विहार पे नियंत्रण उसका नहीं है। एक तो नाश्ता करने की प्रकृति जो है व्यक्ति की, वह नाश्ता का चयन गलत करता है। उसके पश्चात जो उसको लंच करना चाहिए, जो ब्रेकफास्ट जो करना चाहिए, उसका उसने चयन गलत किया। उसके पश्चात जो लंच होता है उसका उसने सिलेक्शन गलत किया, उसके समय का भी और उसके स्वरूप का भी। व्यक्ति 8-9 बजे करीब नाश्ता करता है, नाश्ते में पूरी पराठे सामान्यतः लेता है, हैवी पोहा ले लेता है। इससे हमारे साधक को बचाना चाहिए। एक व्यक्ति को सुबह उठ करके 6 बजे ही उठ जाए तो अच्छी बात, 2 घंटे 3 घंटे उसको भूखे पेट रहना चाहिए। योग करने के पश्चात वह हल्का सा नाश्ता करे, उस नाश्ते में फलों का सेवन करे, अनाज। इसके पश्चात दोपहर का जो भोजन है
जिसको वह 3 बजे 2 बजे करता है व्यक्ति, वो दोपहर का भोजन वो 10-11 बजे कर ले, ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए, एक आदर्श जीवनचर्या होनी चाहिए। उसके पश्चात शाम को कोई नाश्ता ना करे और सीधे संध्या काल में भोजन करे, 7-8 बजे भोजन हो जाना चाहिए। अब ये दोनों चीजें बड़ी इम्प्रैक्टिकल से मैं बता रहा हूँ कि सुबह 10 बजे भोजन या 11 बजे भोजन और संध्या काल में 6-7 बजे भोजन, पर आदमी ने करने का यदि प्रयास करे तो वो कर सकता है, और ऐसा क्यों करना चाहिए वो भी जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि भोजन एक व्यक्ति को कब करना चाहिए, तो साहब भूख लगे जब, तो भूख तो एक देखिए, एक व्यक्ति को कुछ अच्छा उसने देख लिया स्वादिष्ट चीज तो उसको भूख लग जाती है, ये भोजन करने का स्वरूप नहीं है। ये खाना खाने का, भोजन करने की आवश्यकता बता रहा है, ऐसा नहीं है। यह तो उसको मन में अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा तो उसको भूख जागृत होगी, यह नहीं है। शास्त्र कहता है भोजन करने का स्वरूप यह है कि पहले दोष अपनी अवस्था में स्थिर हो जाएं। यह दोष क्या है? यह वात, पित्त और कफ है। ये कैसे स्थिर हो जाए इसको मैं बाद में बताऊंगा। आज हम अगले स्टेप में देखते हैं कि भोजन कब करना तो दोष स्थिर रहे, यानी वात, पित्त, कफ स्थिर रहे, उसको बाद में जानेंगे। दूसरा, कोष्ठ शुद्धि हो जाए तब भोजन करना। अब कोष्ठ शुद्धि का अर्थ यह है कि सुबह व्यक्ति उठा और उसके बाद सुबह उठा व्यक्ति और उसका वो फ्रेश होना चाहिए, उसको शौच क्रिया से निवृत्त हो जाना चाहिए। अब व्यक्ति का स्वभाव क्या हो गया, जब नाश्ता करेगा और प्रेशर पड़ेगा ऊपर से तब वो मोशन निकली जाएगा, तो इसलिए वो नाश्ता कर लेता है कि नाश्ता करने से प्रेशर होगा और अगली बार उसको फिर उसके बाद मोशन जाएगा, वो व्यक्ति यानी मल विसर्जन की क्रिया उसके बाद होगी। तो पहले उसने नाश्ता कर लिया, उसके बाद मल विसर्जन क्रिया हुई करेगा वह, और उसके बाद उसको पेट साफ होगा। ये गलत तरीका है। शास्त्र कहता है कि भोजन कैसे करना, कोष्ठ शुद्धि हो जाए यानी पहले पेट साफ हो जाए तभी कुछ खाना, यानी नाश्ता करने के पहले भी आपको पेट साफ हो जाना चाहिए, उसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। योग करने वाले के साथ ऐसा होगा कि उसका पेट साफ होने लग जाएगा योग की प्रतिदिन की एक्सरसाइज करने से। अब कोष्ठ शुद्धि हो जाए तभी भोजन करना, एक पहला नियम, यानी फ्रेश हो जाए तभी भोजन करना। उठे पहले नाश्ता कर लो, एक पराठा खा लो, उसका प्रेशर पड़ेगा, फिर 1-2 घंटे के बाद में एक्सरसाइज व्यायाम कर लो, फिर 1-8 घंटे बाद मोशन होगा। ये स्वभाव से बचने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए पहले जब तक पेट साफ ना हो नाश्ता नहीं करना है, यह व्यक्ति को बताना है। दूसरा, एक बार खाया हुआ भोजन जब तक ना पचे तब तक दोबारा भोजन नहीं करना। इन नियमों को ध्यान रख ले, उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको परिवर्तित कर सकते हैं। रात में आपने 12-1 बजे भोजन किया सामान्यतः और तुरंत सो गए। रात में भोजन यदि आपने लेट किया है और तुरंत सो रहे हैं तो वह आपके अजीर्ण का कारण बनता है। यानी रात्रि में हमारे पाचन सामान्यतः थोड़ा सा कमजोर होता है, वीक होता है, क्योंकि हम सो जाते हैं, हम शरीर की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो डाइजेशन हमारा थोड़ा सा वीक होता है, कमजोर होता है। इसलिए संध्या काल में रात्रि का जो भोजन है वो हल्का करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति क्या कहते हैं, रात में दिन भर का थका हारा रात में खूब 2 चपाती ज्यादा खाता है। अब रात में लेट खाना खाता है व्यक्ति, 10-11 बजे खाया और 12 बजे सो गया। खाने और सोने के बीच में उसको 2-3 घंटे का अंतराल चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। यह भी पाचन में अवरोध उत्पन्न करता है, डाइजेशन को गड़बड़ करेगा आपका। इसलिए बावेल हैबिट्स यानी मल विसर्जन की क्रिया प्रॉब्लम करती है आपको मॉर्निंग में। तो रात्रि का भोजन जल्दी हो और भोजन और सोने के बीच में 2-3 घंटे का अंतराल मिले। लेकिन फिर बात आई कि एक बार का खाया हुआ भोजन जब तक पूरी तरह से ना पचे तब तक आपको भोजन दूसरा नहीं करना है। तो ये रात्रि के भोजन के संदर्भ में तो नहीं, क्योंकि रात्रि का भोजन आपने 11 बजे भी किया तो सुबह 10-11 बजे तक तो सब चीज डाइजेस्ट हो ही जाता है। पूर्ण रूप से नहीं होगा यदि आपका पाचन अच्छा नहीं है तो, लेकिन आंशिक रूप से तो हो जाएगा। लेकिन दिन के संदर्भ में यह नियम बड़ा आपको बताएगा कि कैसे आपका भोजन का नियम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने सुबह नाश्ता कर लिया 9-10 बजे, अब 11-12 बजे तक आपका भोजन पचा नहीं है, 1 बजे तक, और आपका लंच का टाइम हो गया, आपने लंच कर लिया। एक बार जो हमने 10 बजे नाश्ता किया था, पराठा खाया था, जब तक वो पूरी तरह से पचा नहीं है, जब तक पच के शरीर से निकला नहीं है या पूरा सम्यक पाचन उसका नहीं हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, तब तक दोबारा आपको इनटेक नहीं करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको, यदि आपने 10-11 बजे नाश्ता कर लिया तो फिर भोजन के समय 2 बजे तक में आपका भोजन डाइजेस्ट होगा नहीं और आपका पाचन अच्छा नहीं होगा, और यह अजीर्ण का कारण बनेगा, यानी यह आहार विधान के विपरीत है। फिर बात आती है साहब की नाश्ता करने के लिए भी लोग कहते हैं, नाश्ता करने के लिए का नियम उनके लिए है जो खूब मेहनत करता है।
जैसे एक व्यक्ति, मैं आज इस जंगल में हूँ, आज एकादशी का दिन है और एकादशी में मैंने फलाहार किया हुआ है, और आज ये लगभग 30 एकड़ का फार्मलैंड है मेरा, इसमें मैंने करीब करीब 10 किलोमीटर आज चला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भूख लग गई, लेकिन प्रतिदिन के जीवन में मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, योग करता हूँ, उसके पश्चात मैं नाश्ता नहीं करता, मैं एक नियम बताऊं, और 10 बजे मैं अपना भोजन करता हूँ। उसके बाद 10 बजे भोजन करके मैंने क्या किया कि जो अपने हॉस्पिटल में मैं बैठा, तो थोड़ी देर के लिए दोपहर में उठूंगा और थोड़ा सा टहला, घूमा, फिर पेशेंट देखने के लिए बैठ गया। तो रात को 9 बजे बैठा ही हूँ, 9 बजे उठ करके मैं सीधे भोजन करने जा रहा हूँ। तो मेरी जो जीवनचर्या है, मेरा जो मेहनत का काम नहीं है, शारीरिक मेहनत नहीं हो रही है, इसलिए मुझे शाम को 5 बजे नाश्ता से मैं बचता हूँ। इसलिए मैंने 10 बजे भोजन किया, संध्या काल में मैं 7 बजे भोजन करता हूँ और उसके बाद फिर मैं पेशेंट देखता हूँ। लेकिन यदि मेरी जगह में एक ऐसा व्यक्ति जो रोज मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, या इस प्रकार से जिस स्थान पे मैं हूँ, इस स्थान पर यदि कोई व्यक्ति हो जो मेहनत कर रहा हो, दिन भर इतना चल रहा हो, उसके लिए फिर नाश्ता करना और उसके बाद दोपहर में पुनः एक बार भोजन करना, इसके नियम उसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो भोजन का जो नियम है, आदर्श नियम, सामान्यतः हर व्यक्ति जो हमारे पास आजकल आता है योग करने के लिए, खेतों में मेहनत करने वाला योग करने के लिए नहीं आता। हमारे पास में वो व्यक्ति जो ऑफिस वाला है, जो जॉब वाला है, वही आता है योग करने के लिए। उसके लिए मैंने एक नियम बताया कि सुबह 10-11 बजे भोजन, संध्या काल में 6-7 बजे भोजन करने का नियम बनाएगा, तो उसका पाचन अच्छा रहेगा। पाचन अच्छा रहेगा तो योग के बेनिफिट्स उसको पूरे मिलेंगे। एक नियम कि भोजन कब करना, ये मैंने बता दिया। पानी के संदर्भ में आयुर्वेद शास्त्र में एक बड़ा अच्छा नियम है कि पानी को पचाने के लिए भी उतनी ही ऊर्जा लगती है जितना भोजन को पचाने के लिए। बहुत सारा पानी पीना डिटॉक्सिफिकेशन का कारण बनता है, शरीर को सफाई करता है, ऐसा अपन सुनते हैं, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। पानी बहुत सारा, 4 गिलास पानी या 1 लीटर की बोतल गट 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 करके हमने पी लिया, इस व्यवस्था से बचना है। यह एक साथ इस प्रकार के पानी पीने का जो नियम है वह शास्त्र विपरीत है, शास्त्र के नियमों के विपरीत है। एक साथ इस प्रकार से ज्यादा मात्रा में पानी पीने से अजीर्ण होगा, यानी इनडाइजेशन होगा, शास्त्र ऐसा कहता है। शास्त्र में एक संदर्भ मिलता है, अत्याम्बुपानम कठिनासनम च रात्रि जागरणम रोग विधारणम वेग विधारणम च, और इस प्रकार से यह रोगों का कारण है, ऐसा शास्त्र में एक संदर्भ मिलता है। तो अत्याम्बुपान यानी बहुत ज्यादा पानी पीना, अत्याम्बुपानम कठिनासनम च, यानी कठिन आसन में, यानी मोटरसाइकिल चलाना दिन भर, गाड़ी में घूमना दिन भर। शास्त्रों में था कि घोड़े गाड़ी की सवारी करने वाला व्यक्ति कठिन आसन कहते हैं, तो वह अजीर्ण का कारण बनता है। आपने देखा कि आप गाड़ी में बहुत ट्रेवल करेंगे तो आपको खाने की भूख नहीं लगती, एक प्रकार का अजीर्ण सा होता है। तो अत्याम्बुपान यानी ज्यादा पानी पीना, कठिन आसन का सेवन यानी इस प्रकार से बहुत ट्रेवल करते रहना, रात्रि जागरण, लेट नाइट तक जागना और बहुत 2-2 बजे सोना, रात्रि जागरण ये अजीर्ण का कारण है, यानी इनडाइजेशन का कारण है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। वेग विधारणम यानी आपको मलमूत्र विसर्जन का वेग लगा है और आपने रोक लिया, आज ऑफिस में बैठे हैं तो यूरिन के अर्जस को आपने रोका, मूत्र के वेग को रोका। शास्त्रों में अधारणी वेग कहा, 13 प्रकार के अधारणी वेग कहा, जिनको धारण नहीं करना, उसमें से मल और मूत्र कहते हैं। जंभा यानी जंभाई आना, जिसको रोकना नहीं चाहिए, छींक, इसको रोकना नहीं चाहिए। इस प्रकार से 13 प्रकार के अधारणीय वेग कहे हैं शास्त्रों में, इनको धारण नहीं करना चाहिए। उसमें मल और मूत्र का वेग भी है। तो चूंकि मल और मूत्र का वेग आहार से संबंधित है, इसलिए आज इसकी चर्चा करते हैं। तो समय समय पे यदि आपको मोशन के अर्जेस है तो मोशन जाना है, यूरिन के अर्जेस से आवश्यकता है, आपको मूत्र त्याग करने की आवश्यकता है तो रोकना नहीं है, आपको यूरिन जाना है। शास्त्र में एक जगह यह भी लिखा है कि किडनी की प्रॉब्लम जो है, रीनल फेलियर जैसी प्रॉब्लम, उनके पीछे कारण ये भी है कि मूत्र के वेग का धारण करना, यानी एक ऐसा जॉब है किसी व्यक्ति का कि दिन में ऑफिस में निकल ही नहीं पा रहा है, यूरिनल जा ही नहीं पा रहा है, तो वह भी किडनी की डिसीज का कारण बनेगा, यूरिन स्टोन का कारण बनेगा। तो यह वेगों का धारण नहीं करना है। तो बात निकली थी जल से कि ये सब चीजें भी आपके पाचन में अवरोध उत्पन्न करता है। रात्रि जागरण, लेट नाइट जागना, बहुत सारा पानी पीना, ट्रेवल बहुत ज्यादा करना, ये इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, डाइजेशन अच्छा रखना है। अत्याम्बुपान के विषय में बड़ा कंट्रोवर्सी है। शास्त्रों में ये नहीं कहा कि पानी कम पियो,
शास्त्र ने ये कहा अत्याम्बु पान का निषेध, ज्यादा पानी पीने का निषेध। तो कैसा ज्यादा पानी? 1 लीटर की बोतल गट 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 करके पीना, ये नहीं पीना। पानी थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में 1 कप पानी पीना, फिर आप 15 मिनट में पानी पिए, शास्त्र ऐसा कहता है। फिर आप चाहे तो 2 लीटर पिए या चाहे 4 लीटर पिए, लेकिन आपको घूंट घूंट करके पानी पीना है। ये शास्त्रों का नियम है। इसको हम कहते हैं कि अत्याम्बु पान का निषेध। अब एक विषय और आता है कि आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रिक्ट, इसमें फर्म रहना है आप सब लोगों को। डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाया करो। सुबह खाओ, फिर दोपहर में खाओ, फिर शाम को खाओ, फिर और एक बार खाओ, फिर रात में खाओ। खास करके डायबिटिक लोगों के लिए शास्त्रों में जो भोजन की चर्या है, उसमें एक आहार विधान है। उसमें शास्त्र ये कहता है कि बहुत ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना, तो बहुत ठंडा नहीं खाना, बहुत तीखा नहीं खाना तो बहुत मीठा नहीं खाना। इस प्रकार की आहार विधान की व्यवस्था उसमें एक चीज है, न प्रतांत भोजनम। न प्रतांत भोजनम का अर्थ, प्रतांत का अर्थ होता है बार बार खाने का स्वभाव। तो बार बार खाने का जो स्वभाव है, इस नियम का पालन नहीं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र विरुद्ध है। न प्रतांत भोजनम यानी बार बार थोड़ा थोड़ा करके दिन भर बार बार खाने की आदत अच्छी नहीं। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में डॉक्टर आजकल ये कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके खाओ। तो देखिए उसका एक दुष्प्रभाव मैं आपको बताता हूँ और आप समझ पाएंगे आप भी कि जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको डायबिटोलॉजी जो होता है डॉक्टर, वह कहता है कि थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाओ। डायबिटिक लोगों को भूख लगती है, थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाते रहो। अब वो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाता रहता है, ऐसे करके अपनी ब्लड शुगर को, अपनी डायबिटीज को जीवन भर ठीक नहीं कर पाता। और डॉक्टर ने तो बता के रखा है कि आपको जीवन में कभी ठीक नहीं होगी, जीवन भर दवाई खाना है डायबिटीज की। उसका कारण एक्चुअली वही है, वही मार रहे हैं आपको। थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाने से नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि यह है प्रतांत भोजन। अब शास्त्रों में कहा है कि प्रतांत भोजन करने से होता क्या, यानी थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाने का जो स्वभाव, उससे होता क्या है। उससे शास्त्र कहता है प्रतांत भोजन करने से धातु क्षय होता है। धातु क्षय इस न्यूरोपैथी, दृष्टि मंदता होती है, यानी रेटिनोपैथी। मैं अब केवल 2 ही एग्जाम्पल, उसी कॉम्प्लिकेशन के 2 उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी को नहीं। डायबिटिक लोग जो होते हैं उनमें 2 प्रॉब्लम आती है साहब। हाथ पैर में थकान है, नसों में कमजोरी है, शारीरिक क्षमताओं की कमी है, ये धातु क्षय है। डॉक्टर बोलता साहब डायबिटिक हो ना, तो आपको तो रहेगा, आदमी स्वीकार कर लिया। डायबिटिक होना जीवन भर गोली खाना है आपको, आदमी ने स्वीकार कर लिया। क्यों जीवन भर खाएगा साहब? जीवन भर नहीं खाना है। क्यों वीकनेस रहेगी साहब? आप ठीक करो, डॉक्टर हो। लेकिन ये उनके पास जवाब नहीं। आंख से कम दिखने लग गया डॉक्टर साहब, तो बोले साहब आपको डायबिटीज है, आप डायबिटिक हैं, इसलिए डायबिटीज में रेटिनोपैथी डेवलप होती है, यानी जो डायबिटिक है उसको आंख से दिखना कम होता ही है। आपने स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार करें? एक्चुअली इसके कारण नहीं होता। वो जो व्यक्ति बार बार भोजन कर रहा है ना, उसका कॉम्प्लिकेशन शास्त्र में लिखा है कि दृष्टि मंदता। प्रतांत भोजन बार बार खाने की जो आदत है उससे दृष्टि मंदता होती है, डायबिटीज के कारण नहीं। बार बार भोजन करने की जिसकी आदत, ये न्यूरोपैथी है। तो इसीलिए हमको शास्त्र जो गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही। पानी पीने का जो स्वरूप है वह ऐसा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके बार बार। भोजन आपको एक बार जब पूरा भोजन पच जाए तभी दूसरा भोजन करना चाहिए। बार बार खाने की आदत से बचना चाहिए। और जिसको मेहनत करने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वह उसके शरीर रिक्वायर करेगा, उसको अपना आकलन करना चाहिए कि मेरा कितना मेहनत किया है मैंने, कितना डाइजेशन हो गया, तो फिर दोबारा खा ले। कुछ लोग कहते हैं कि खाना नहीं खाऊंगा तो एसिडिटी होगी। बिल्कुल, एसिडिटी खाना नहीं खाने से होती है, ऐसा नहीं है। एसिडिटी अजीर्ण है, एक प्रकार का इंडाइजेशन है।
आपका पाचन गड़बड़ है इसलिए एसिडिटी हो रही है, क्योंकि अम्ल का पाचन गड़बड़ाया है। तो उसको भी सुधारने का यही एक तरीका है कि हम आहार विधान का पालन करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। साथ ही साथ जब वो योग करेगा तो उसे पूरे बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि आपकी अग्नि प्रबल होती है योग से। तो इस तरफ हमको ये छोटे से नियम है। पानी, व्यक्ति को उष्ण जल का पानी सेवन करना चाहिए। वर्षा ऋतु का काल आ रहा है, ये वात की प्रकोप का काल है वर्षा काल। वर्षा काल में सब लोगों का हाथ पैर में दर्द रहेगा, इसलिए गर्म पानी पीना है, व्यक्ति को बताएं। वर्षा काल का समय आ रहा है, इसमें व्यक्ति को अभ्यंग करना है, यानी सरसों का ही तेल रहे सही, पूरे शरीर में प्रतिदिन मालिश करें नहाने के 1 घंटे पूर्व। इस प्रकार का व्यवहार यदि करेगा तो जो मौसम के जो प्रभाव से अपने शरीर को बचा पाएगा व्यक्ति, और उसको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। और साथ में योग करेगा तो उसको आहार विधान का पालन हो गया, ऋतुचर्या का पालन हो गया, दिनचर्या अच्छी है। उष्ण जल यानी गर्म पानी वात का समन करता है, वात के प्रभाव को नष्ट करता है शरीर में, तो थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी पूरे समय पीना चाहिए। मैं आज एक अच्छी चीज आप मुझे यहाँ वन में घूमते हुए दिखी है, जंगल प्रदेश है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एक प्लांट है, यह पेड़ है, यहाँ बहुतायत से दिख रहा है, व्हाइट कलर के फ्लावर दिख रहे हैं, दैट इज कुटज। बॉटनिकल नेम है थॉलेरिना एंटीडिसेंट्रिका। यह एक्चुअली कुटज का अर्थ है जिसको डिसेंट्री हो जाती है, लूज मोशन होते हैं, तो वहां पे जो दवाई आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है वो कुटज से बनती है। फ्लोरिना एंटी डिसेंट्रिका, डिसेंट्री की दवाई है। इस पेड़ की छाल से यह दवाई बनती है। कुटजारिश या कुटज घनवटी अपने आश्रम में आती है पतंजलि की दवाई। लेकिन ये वर्षा काल प्रारंभ हो रहा है तो प्रकृति में देखिए ये पुष्प बहुतायत से है। अब इसका एक उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इस पुष्प को आप देखिए, ये व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं। ये कुटज का पेड़ है, इसमें 2 वेराइटीज होती, स्त्री कुटज और पुरुष कुटज। स्त्री कुटज और पुरुष कुटज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक थोड़ा सा डिफरेंस मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये आप पहले फ्लावर्स को देखिए। ट्रेडिशनली इसको कुड़ो ऐसा लोग बोलते हैं, मैंने पूछा था उसे। यह है कुटज, जिसके फ्लावर्स वर्षा ऋतु का काल है, इसमें यह आ रहे हैं। इसके बीज को इंद्रयाव कहते हैं। यह वर्षा ऋतु के पूर्व, अब देखिए वर्षा जब आएगी तो हाथ पैर में दर्द होगा और बुखार आएगा, जिसको हड्डियों का बुखार कहते हैं। एक्चुअली ये वात है। वात का प्रारंभ होगा इस वर्षा ऋतु में ज्वर से, बुखार से। और ये जो फ्लावर्स हैं ट्रेडिशनली इस समय आते थे, और लोग ने शास्त्रों में एक संदर्भ भी है, लोग बताते हैं, यदि आप किसी पुराने व्यक्ति से पूछेंगे, इसके फ्लावर्स की जो सब्जी एक बार बना करके कोई व्यक्ति खा ले, उसको इन सब आगामी वर्षा काल में जो ज्वर, फीवर से संबंधित परेशानी निश्चित रूप से नहीं होंगी। दूसरा, स्किन की डिसीजेस नहीं होंगी। यद्यपि ये मुझे लगता है कि प्रतिपाद्य विषय आज का नहीं है, मैं जिस क्षेत्र में खड़ा हूं तो मुझे अनायास नजर पड़ी तो मैंने आपको बताया। पर हमको ध्यान देना चाहिए कि प्रकृति के करीब जाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी प्रकृति ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि जिस सीजन में, जिस समय में जो जो फल आते हैं ना, उनका उस समय आपको इस्तेमाल करना है, उससे डरना नहीं है। तो उससे भी वह उस सीजन में आया क्यों, वो आया उस सीजन के जो कॉम्प्लिकेशन थे, उस कॉम्प्लिकेशन इस वजह से वह उस सीजन में वह चीज आ रही है। तो उस सीजनल चीजों का प्रयोग बहुतायत से करना चाहिए, चाहे वो फल हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, जिस सीजन में जो आ रही है। जैसे देखिए ये कटहल का पेड़ है, इसमें कटहल लगे हुए हैं, इस समय में आ रहा है। कटहल हमेशा नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन हाँ, इसके अतिरिक्त यदि एक आदमी को सर्दी जुकाम है, बहुत ज्यादा फीवर उसको आ गया, उस समय आप कहें कि वर्षा सीताफल आ गया है, या जाम बिही जिसको हम कहते हैं, वह फल आ गया, तो वह उसको नहीं खाना है। उस समय में काल के अनुरूप भी आपको निर्णय करने हैं। वैसे इस कटहल के विषय में है कि यदि आपको कुछ ऐसी व्याधियां हैं जो पेट से संबंधित है, ऐसी व्याधियां हैं जो वात से संबंधित है, इसको आपको संभल करके सेवन करना है, या वरना इस समय में आ रहा है, इसका सेवन करना चाहिए, इस कटहल का भी। ऐसा करने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी, ऐसा करने से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। केवल
किसी एक चीज की कोई औषधि खाने से नहीं, और जो व्यक्ति इस प्रकृति के अनुरूप चलना चलेगा, प्रकृति ने जो समय बताया उस समय के अनुरूप ऋतुचर्या शास्त्रों में बताई गई, उस ऋतुचर्या का पालन करेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। जिस ऋतु में जो फल आ रहे हैं उनका सेवन करेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। जिस समय में समय के अनुरूप अपने को आपको ढालना चालू करे। ट्रांजिशन पीरियड है, एक ऋतु आई, एक और दूसरी, एक ऋतु समाप्त हो रही है, दूसरी ऋतु प्रारंभ हो रही है, दैट इज ट्रांजिशन पीरियड, संधि काल है। इस समय अग्निमांद होता है। आपको इस दौरान इसको पहचानना है, इस समय को, और उस दौरान आपको खान पान पे नियंत्रण करना है। तो आपको सीजन जो परिवर्तन होने के कारण जो व्याधियां बीमारियां होती उभरेंगी। तो यह आप जब व्यक्ति को बताएंगे, यह शास्त्रों में आपको मिलेगा। आजकल इंटरनेट का जमाना, उसमें मिल जाता है। तो पढ़ने का प्रयास करें, लोगों को बताने का प्रयास करें, प्रकृति के करीब रहने का प्रयास करें। प्रकृति जितने आप करीब रहेंगे और उसके बाद योग करेंगे तो आपको वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो शास्त्रों में कहे गए। नहीं तो फिर बोलेंगे साहब ऐसा बताते हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो संक्षेप में आज मैंने यहाँ पे जिस स्थान पे मैं हूँ, जैसे स्थान पे हूँ, वैसा ही मैंने विषय लेकर के संक्षेप में आपको बताया। यदि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कृपया करें, वरना हम इसको आज विराम देते हैं। ओम। जो उषा पान की बात कही जाती है कि सुबह उषा पान करना है, 2 लीटर पानी, 1 लीटर पानी पीना। हाँ, अब इसमें मैं आपको बता दूं, मैं अपने आप को शास्त्रों का अनुसारी कहता हूँ। मैंने यदि धर्म की कोई बात कही तो किस शास्त्र में उसका ऑथेंटिक जो शास्त्र है उसकी भी बात करता हूँ। पानी का जो नियम है वो आयुर्वेद शास्त्र का विषय है। आयुर्वेद शास्त्र में 2 संदर्भ मैं आपको बताता हूँ। एक तो गरुड़ पुराण में एक संदर्भ आपको मिलेगा अत्यंतपान के निषेध का। दूसरा सुश्रुत संहिता आयुर्वेद शास्त्र का ग्रंथ है, उसके सूत्र स्थान के 46वें अध्याय में आपको ये मिलेगा, अत्यंबुपान का निषेध। अब प्रातः काल का जो उषा पान है वह कहीं भी गटगट 2 लीटर नहीं है। और अब वहां पे भी थोड़ा सा नियम है, मैं आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति के शरीर में यदि जल की सहती किसी विकृत स्वरूप में ज्यादा है, वह किसी रोग से ग्रस्त हो गया, तो हम उसका पानी बंद करते हैं, पानी कम करवाते हैं। उसने मात्र से उसको मदद मिलती है। तो मैं स्वयं भी रुग्ण को ऐसा बोलता हूँ कि सुबह का 2 लीटर पानी पीना बंद कर दो, तो मुझे मदद मिलती है व्यक्ति को, क्योंकि उससे शरीर का जो ज्यादा पानी पीने से मैंने कहा अग्निमांद होता है, अजीर्ण होता है, और उससे शरीर में विकृति उत्पन्न होती है। तो उसको हमको पानी को हम कम करवाते हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका शरीर में रुक्षता है, वह व्यक्ति वात प्रकृति का है तो वह ज्यादा पानी पी सकता है। लेकिन जो कफ प्रकृति का है, जिसके शरीर में नेजल सिक्रेशन खूब हो रहा है, वह ज्यादा पानी पीने से बचे, वो थोड़ा थोड़ा करके पानी पी। तो जहां तक शास्त्रों की कोई रेफरेंस की बात करें, संदर्भ की बात करें, तो किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा, ऑथेंटिक शास्त्र में, कि 4 लीटर पानी। मैं एक अच्छी चीज आपको उदाहरण बताता हूँ। कहते हैं साहब ज्यादा पानी पीने, आप मना कर रहे हो पानी पीने से, और पानी नहीं पिएंगे तो पेट कैसे साफ होगा? तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, लोगों को मैं कहता हूँ, यदि पानी पीने मात्र से पेट साफ होता तो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हर 60 साल वाले व्यक्ति के पास में, उसके कबर्ड में हमारे आश्रम का उदरकल्प चूर्ण या कायम चूर्ण जैसे चूर्ण नहीं होते। हर बुजुर्ग व्यक्ति के पास में ये कायम चूर्ण और उदरकल्प चूर्ण होता, पेट साफ नहीं होता। यदि पानी पीने मात्र से पेट साफ हो जाता ना, तो वह बुजुर्ग व्यक्ति चूर्ण नहीं रखता। वो एक जो पीने की पानी की टंकी होती है उसमें से पाइप लगा लेता और मुंह में लगा लेता, और 2-4-5 लीटर हलक से उतार लेता। 5 लीटर भी पानी वो हलक से उतारेगा व्यक्ति, तो उसको सुबह मोशन नहीं होगा। ये ध्यान करके चलिए। सर, सुबह इतना पानी पीने का निर्देश कहीं भी नहीं है। आपको अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए, आपके शरीर की प्रकृति का निर्धारण करेगा, विकृति का निर्धारण करेगा, फिर आपको बताएगा कि पानी कितना पीना। गुरुजी सुबह कितना पानी पीना चाहिए, गर्म पानी सुबह में? आपको सुबह मैं सबको निर्देश करता हूँ कि 1 गिलास पानी सुबह उठ करके बहुत होता है, गर्म पानी, वो भी घूट घूट करके उसको आराम से बैठ जाए और घूट घूट करके 5-10 मिनट में पिए। सर ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक रूटीन क्या होना चाहिए? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मैंने रूटीन कहा, सुबह डेली रूटीन 5 बजे 5:30 बजे उठना चाहिए। नहीं उठ सकता तो 6-6:30 बजे तो उठ जाए व्यक्ति। ये सबके लिए, चाहे कितनी भी व्यस्त व्यक्ति क्यों ना, कितना भी बड़े ऑफिस में जाने वाला क्यों ना,
मल विसर्जन उसका होना चाहिए तुरंत, आधे घंटे के अंदर में गर्म पानी पिए, थोड़ा सा टहल ले, मल विसर्जन होगा। उसके पश्चात योग करे, योग करने के पश्चात या तो फल का सेवन कर ले, या मेरे जैसे ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति जिसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो थोड़ी देर भूखा भी रहे, और 10 बजे भोजन करे। 10 बजे का जो समय है पित्त के सिक्रीशन का काल है, इस दौरान उसको अच्छा भोजन चाहिए। शरीर को अच्छा भोजन मिल जाएगा तो शरीर को रक्षा करेगा, नहीं तो पित्त को पोषित करेगा, पित्त को विकृत करेगा और आपको एसिडिटी होगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद दोपहर में सोना नहीं चाहिए, दिवा स्वप्न कहलाता है दोपहर में सोना, इसलिए दोपहर में सोने से बचे। दिवा स्वप्न करने से अजीर्ण होता है, इंडाइजेशन होता है। संध्या काल में 5-6 बजे समोसे कचौड़ी खाना ही है लोगों को, पराठे खाना है या पोहा खाना है, इससे बचना है। ये अजीर्ण करेगा, क्योंकि हम मेहनत कश लोग नहीं है ना कि दिन पर पसीना बहा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं है ना, इसलिए उससे बचना है। संध्या काल में हमारा डाइजेशन वीक होता है, इसलिए शाम को 6 से 7 बजे भोजन कर लेना चाहिए। अब होता क्या है, अमूमन पार्टियां होती शाम को, तो दिन भर आज किसी शर्मा जी के यहाँ शादी है तो सुबह भी खाना नहीं खाएगा व्यक्ति, क्योंकि अब शादी में खाना है। तो सुबह का भी वो हिसाब बराबर करता है रात में 10-11 बजे। सामान्यतः शादियों में खाना हमको 10 बजे मिलता है, 10 बजे सुबह का भी खाएगा, रात का भी खाएगा और 11 बजे जाकर के सो जाएगा। ये सबसे बड़ा अजीर्ण का कारण है, इसी कारण से बाउल एबिट्स गड़बड़ होती है, इसी कारण से पेट की विकृति होती है। तो संध्या काल का भोजन जल्दी करे, दिन में जितना भोजन करते उससे थोड़ा सा भोजन कम करे रात्रि में, यह नियम है। और रात्रि में भी उठ करके, रात में यदि आप उठ रहे हैं लघु शंका के लिए, उस दौरान पानी पीने से बचना चाहिए। एक घुट पी ले गर्म पानी तो चलेगा, वरना 1-2 गिलास पानी पी के सोने से बचें, यह भी अत्यंत है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, रात को ऐसे दूध पीने का क्या है? रात को दूध पीने का शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। क्यों? दूध जो होता है, देखिए पहले तो हमको दूध उचित नहीं मिल रहा है, अच्छा दूध नहीं मिल रहा है। दूध जो पीने का निर्देश है शास्त्र में, दूध के जो वर्णन है गुणों के, वह वर्णन है A2 मिल्क का, यानी देशी गाय का दूध। आजकल देशी गाय नहीं है, भैंस का दूध मिल रहा है या फिर जर्सी गाय का दूध मिल रहा है, रिलायबल नहीं मिल रहा है, इसलिए वो विकृत हो गया। दूसरा, हम लोग मेहनत कश नहीं है। हम लोग में से ये बताइए कि जितने लोग अभी आज यहाँ सीख रहे हैं अभ्यास प्रशिक्षण में, उनमें से कौन ऐसा व्यक्ति जो दिन भर मेहनत कर रहा है और पसीना बहा रहा है धूप में? कोई है? नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति, उसको कैल्शियम चाहिए बोलते हैं और इसलिए दूध पीना है, ये गलत है। दूध पीने से क्या होगा, कफ की प्रकृति होती है इसकी, ये कफ को बढ़ाएगा। रात में कफ का काल है, रात में दूध पीना, वो भी मेहनत नहीं करना और फिर दूध पीना, और कफ के काल में कफ वर्धक आहार लेना यानी दूध लेना, ये कफ को बढ़ाएगा तो आपको कफ से संबंधित व्याधियां होंगी। यानी ये अग्नि को मंद करने का पहला कारण है कफ, लीवर फंक्शन को इम्पेयर करने का पहला कारण है कफ, बुखार लाने का कारण है कफ। इसलिए मैं रात्रि में दूध के सेवन का हमेशा मना करता हूँ और शास्त्र संगत नहीं है। आपको दूध पीना है, सूर्यास्त होने के पूर्व तक दूध पी सकते हैं, प्रातः काल में दूध पिए, रात्रि में दूध नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं। मैंने अनेक ऐसे बच्चे जो क्रोनिक प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, चाहे रिकरेंट कफ कोल्ड फीवर हो, चाहे रिकरेंट डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे रिकरेंट कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसके लिए हमको एंटीबायोटिक लेना पड़ रहा है हर महीने 2 महीने में, ऐसे बच्चों को केवल दूध मैंने बंद करवाया है, उनको आज तक बुखार नहीं आया। माता पिता बोलते साहब कैल्शियम कैसे मिलेगा? मैं बोलता हूँ दिन में थोड़ा सा पिलाओ, हल्दी डाल करके पिलाओ। यदि कफ प्रकृति का बच्चा है, आजकल बच्चे बड़े ओबीस हो गए, दिन भर कुछ तो भी खा रहे हैं, और स्कूल ऐसा हो गया कि वहाँ खेल के लिए कोई स्थान ही नहीं, दिन भर कंप्यूटर में बैठना है, या दिन भर सुबह 7 बजे से स्कूल लग रहा है, 5 बजे तक लग रहे हैं, 4 बजे तक, तो एक्टिविटी नहीं है। ऐसे में आप सुबह 1 गिलास जबरदस्ती दूध पिला रहे हैं, दोपहर में फिर दूध पिला रहे हैं 2 बजे, रात्रि में फिर दूध पिला रहे हैं, यह कफ वर्धक है और उसकी विकृति का कारण है, रोग का कारण है। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। एक बच्चा 10 वर्ष का, उसके माता पिता इसमें परेशान थे कि इस बच्चे को विकृति जब बड़ी होती तो इस रूप में भी ले सकते हैं कि साहब ये कुछ भी खाता है, इसको उल्टी हो जाती है, कुछ भी खाता है उल्टी हो जाती है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास में गए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन किया, जांच किया पेट में नली डाल करके, और उसने बताया कि यहाँ इसकी आहार नली में एक बॉल्व खराब हो गया जिसको हाइटस हर्निया कहते हैं, इसकी वजह से इसको ऐसा हो रहा है कि अपवर्ड एसिडिक रिफ्लेक्स हो रहा है, इसलिए इसको उल्टी हो रही। और ये तो जीवन भर रहेगा, एक एसिडिटी गोली खाना है, ऐसा है, नहीं तो सर्जरी करना पड़ेगा। वो घबराए, 1 आध साल इसमें निकल गया, कोई आराम नहीं।
मुझे बताया, मैंने उसका रूटीन पूछा तो वो रूटीन यही निकला, 3 बार दूध पीना, मार मार के सुबह 7 बजे 1 गिलास दूध, फिर दोपहर 3-4 बजे 1 गिलास दूध, फिर रात में 1 गिलास दूध, फिर पूरी टिफिन में लेके जाता है, पराठे टिफिन में लेके जाता है बच्चा, अचार खाता है बच्चा, पापड़ खाता है, उसको नूडल्स चाहिए, उसको हर वो स्पाइसी चीज चाहिए, फास्ट फूड खाता है, जंक फूड खाता है, ये उसका रूटीन है। चपाती का स्थान ही नहीं था वहां पर, दाल का स्थान ही नहीं था वहां पर। ऐसे बच्चे को मैंने रूटीन बताया, चॉकलेट रोज चाहिए उस बच्चे को, ऐसे बच्चे को मैंने रूटीन बताया उसके माता पिता को, और उसका दूध बंद कर दिया। 15 दिन के अंदर में वो बच्चा बिना मेडिसिन के, मैंने मेडिसिन दिया था क्योंकि मेडिसिन नहीं दूंगा ना तो काम भी नहीं होगा, आराम नहीं आएगा, थोड़ी सी दवाई दिया, बाद में उनको मैंने समझाया। आज तक उस बच्चे को हाइटस हर्निया एक ऐसी प्रॉब्लम है, सर्जिकल प्रॉब्लम है, जिसकी तो सर्जरी से ही हल होगा, बिना सर्जरी के भलाऊ बच्चे की वो सारी प्रॉब्लम्स बंद हो गई। दैट वाज ड्यू टू अजीर्ण, और अजीर्ण वाज ड्यू टू अजीर्ण आहार, अजीर्ण आहार वाज ड्यू टू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आहार विधान। आहार विधान का शास्त्रोक्त ज्ञान न होने की वजह से उसको अजीर्ण हुआ, उस अजीर्ण की वजह से उसका खान पान गड़बड़ था, मतलब उस नियम को ना जानने की वजह से उसका खान पान गड़बड़ था, इसलिए उसको अजीर्ण होता था, वो अजीर्ण विकृति का कारण था। ये बात दी करेगी सबको ऐसा हो जाएगा तो विकृति नहीं होती, शरीर सहन कर रहा है, जब तक कर रहा है तब तक कर रहा है, लेकिन बाद में विकृति का कारण बने के, इसलिए आहार के नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट। गुरुजी अगर बीच में दोपहर में भूख लगाती है तो खा सकते हैं ना? दोपहर में भूख लगती है तो आकलन करना है हमको, भूख लगने का एक स्वरूप होता है। देखिए मैंने कहा कि कब खाना खाना, तो दोष अपने स्थान पे स्थिर हो, तो ये वात पित्त कफ, ये डॉक्टर बताएगा। कोष्ठ शुद्धि हो जाए, सुबह पेट साफ हुआ ही नहीं है और दोपहर में भूख लग रही है और खा ली, ये गलत है। एक बार खाए, जब तक पचे ना तब तक नहीं खाना, तो साफ पच तो गया, मेरे को भूख लग रही है। उद्गार शुद्धि होती है, एक उद्गार का मतलब होता है डकार। हम जानते खाना खाया और ओ ऐसा किया, बोले डकार आ गई, या बंद कर दो खाना। आप लोग देखें शास्त्रों में डकार इसको नहीं कहा, शास्त्रों ने डकार उसको कहा जब भूख लगती ना, एक प्रकार की डकार आती, ऐसा करे, एक छोटी सी आती, दैट इज उद्गार शुद्धि। ये उद्गार शुद्धि आ रही है, इसका मतलब आपको भूख लगी है, ये सही तरीका है पहचानने का कि खाना खाना है क्या। गुरुजी मैं क्या करता हूँ, सुबह भी खाना खा लेते हैं हम, तो नाश्ता नहीं होता, 9 बजे ही खाना, फिर 2 बजे फिर लगती है, 2 बजे तो यानी एकदम तीव्र लग जाती है, लंच होता है ना, तो ये कोई आप करते क्या है, आप करते क्या है, आप करते क्या है? नहीं हम, वो तो वर्क फ्रॉम होम ही है सर, वो तो बैठने का ही काम है ऑफिस का भी। वर्क फ्रॉम होम है तो फिर तो आपको नहीं खाना है। अच्छा नहीं, योग तो कर रहे हैं सर, अब वो खुद ही प्रज्वलित कर दे रहा है, अब क्या करेंगे। तो इतना सा योग करने से आपकी मेहनत तो नहीं हुई ना। डॉक्टर साहब प्रणाम। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब दोपहर में जो नींद आती है उसके लिए क्या उपाय है, मतलब खाना खाने के बाद? दोपहर में नींद जो आ रही है वो तामसिक भाव का जन्म है, एक। दूसरा, दोपहर में सोना दिवा स्वप्न कहलाता है, दोपहर में सोना दिवा स्वप्न कहलाता है। दिवा स्वप्न हमेशा अजीर्ण और विकृतियों का कारण है, इसलिए दोपहर में नहीं सोना चाहिए। दोपहर में सोने के लिए शास्त्रों में निर्देश है, ऐसा व्यक्ति जो रोगी है उसको सोने का निर्देश है, बालक को सोने का निर्देश है, प्रेग्नेंट वुमन को सोने का निर्देश है, बाकी को सोने का निर्देश नहीं है। अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाया था, आपको बताएं। अंग्रेज वेर यूज्ड टू टेक द रेस्ट after the lunch, they used to take the rest after lunch, but they used to call that as a siesta, SIESTA, siesta। siesta का अर्थ ये नहीं था कि खाना खा करके बिल्कुल 2 घंटे बिस्तर में जाकर के सो जाना। siesta का अर्थ था भोजन करने के बाद आपको चेयर में बैठना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है 10-15 मिनट का, तो वैसा आराम चलेगा, लेकिन सोने वाला आराम नहीं चलेगा। आप बोलिए सर। ये सोने संबंधी प्रश्न है। हाँ। मेरा 3 बजे उठना होता है प्रतिदिन, तो हाँ। फिर सुबह जो है मुझे 9:30-10 बजे नींद आती है और तब हाँ। फ्रेशनेस लगती है, उसका क्या करें? हाँ, उसका वो ये कहीं ना कहीं विकृति है, एक प्रकार की, कहीं ना कहीं कुछ विकार है शरीर में, ढूंढना होगा। देखिए
शास्त्रों में एक व्यवस्था, एक शब्द आता है फिर, सुख संज्ञक प्रबोधनम, सुख संज्ञा प्रबोधनम। इसका अर्थ है कि सुबह जब आप उठो, किसी भी समय उठो, तो आपको उठते ही से ऐसा लगना चाहिए बहुत अच्छा, फ्रेशनेस। अरे यार अलाली यार, ये थोड़ी देर तक अलाली कर रहे हैं, बिस्तर में निकल गया, फिर आया, फिर बाहर आया, ये आलस्य है। ये सुख संज्ञक प्रबोधनम, सुख संज्ञा प्रबोधनम नहीं है। यदि ऐसा हो रहा है तो शास्त्र कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो भी प्रॉब्लम है भाई। अब कहाँ प्रॉब्लम है ये आपको ढूंढना है। जी तो ये आप जो बोले ना, आपकी प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल क्यों है? तो कहीं ना कहीं आहार विधान गड़बड़ है, उसको ढूंढना पड़ेगा, वो उसका कारण निकलेगा। जी गुरुजी, हेलो गुरुजी, गुरुजी। हाँ डॉक्टर साहब। जी बोलिए। डॉक्टर साहब एक प्रश्न था कि ये जो गला बंद जैसा लगता है और डकार आती है तो उसके बाद अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है, तो ऐसा क्यों होता है? उद्गार है ये, अपवर्ड एसिडिक रिफ्लेक्स है। पेट में कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से उद्गार आया, तो गैस पास हुई और आपको डिस्टेंस थोड़ा सा राहत मिलती है। ये बताता है कि आप खाना ज्यादा खा रहे हैं। गुरुजी जब उशीरासव डकार लेने आए, से फायदा होगा? क्या? उशीरासव लेने से उसी आसव, एसिडिटी वाली स्थिति में कोई भी आसव प्रिपरेशन से बचना चाहिए सामान्यतः, क्योंकि और एसिडिटी को बढ़ाता है ये। तो ऐसे में आपको एक पित्त को शमन करने वाला और पाचन करने वाली चीज लेना चाहिए। मैं प्रेफर करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ, प्रबाल पंचामृत एक द्रव्य है, एक औषधि है, उसका सेवन करें, या लघु सूत सेवकर द्रव्य मेडिसिन है, उसका सेवन करना चाहिए। आप जो दोनों प्रॉब्लम बता रहे हैं ना कि ऐसा होता है, इस दोनों में लघु सूत शेखर और प्रवाल पंचामृत की टैबलेट्स बहुत अच्छी हो आपके लिए उपयोगी हो। सर प्रवाल पंचामृत और इसका दूसरा क्या बताया? लघु सूत शेखर रस। अच्छा सर जी ओम। ठीक है, थैंक यू। सर जी डॉक्टर जी ओम। सर जी एक प्रश्न रख रहा हूँ। जी आदरणीय पटेल साहब बोल रहे हैं? जी सर, जी सर। जी मैं पटेल साहब के का आपको लोगों को सब लोगों से परिचय करा दूं। पटेल साहब हमारे सिवनी से आदरणीय, और मेरे पतंजलि योग समिति के जिला के महामंत्री हैं। और ये उस जमाने से महामंत्री हैं जब स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले सिवनी में पतंजलि योग समिति की स्थापना करवाया था, उनके मार्गदर्शन में हुआ था। तब से आपकी आयु 70 वर्ष है, और यदि आप लोग कोई कैमरे में देख रहे होंगे तो सफेद सी दाढ़ी है। और मैं आपको बता दूं कि 2 वर्ष पहले इनका एक पैर का एक्सीडेंट हुआ था, हड्डियां ऐसी टूटी थी कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। और वह व्यक्ति आज प्रतिदिन योग से निरोग मध्य प्रदेश में जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें प्रतिदिन 20-20 लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऐसे आदरणीय पटेल साहब हमारे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत आदरणीय जी। कहिए प्रश्न आपका। जी सर, ये कपालभाति करने से जी हमारे यहाँ एक योग साधक महिला को दाहिनी ओर पसली में दर्द होने लगता है। कपालभाति करने से कोई दर्द नहीं होता है। दाहिनी ओर मतलब राइट साइड में ना? हाँ जी जी, राइट साइड पसली में। देखिए यदि ये प्रतिदिन हो रहा है, कभी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, प्रतिदिन हो रहा है तो उनको एक काम करिए कि एक एक्सरे करने के लिए बोलिए, उनको बोलिए कि एक एक्सरे करवाएं। अच्छा जी सर। एक सीने का एक्सरे चेस्ट PA व्यू, पोस्टेरियो एंटीरियर एस्पेक्ट, पोस्टेरो एंटीरियर एस्पेक्ट बोलते PA व्यू एक्सरे का। ओके सर, थैंक यू एक्सरे का उसको करवाइए और फिर वो मुझे बताइए जी, फिर अपने को उसका कारण पता चलेगा। थैंक यू। या ये स्थान है राइट साइड का, यदि है तो लिवर का स्थान है, लिवर का कुछ ना कुछ इशू मिलेगा उनको, लिवर फंक्शन टेस्ट से समझ में आ जाएगा। हाँ जी जी जी, ओम सर जी। ओम। नेक्स्ट गुरुजी ओम। मेरा प्रश्न है, मैं पिछले 4-5 साल से शीर्षासन करता हूँ। शीर्षासन करते हो? जैसा महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? हल्का दर्द, जैसे पिंचिंग पेन होता है ना एक पर्टिकुलर स्पॉट पे आंख के अंदर। कहाँ पर? सेंटर में। कहाँ सेंटर में?
पुतली के ऊपर सेंटर में हल्का जैसे चुभन जैसा महसूस होता है कभी कभी। माफ करिए, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, कहाँ पर पेन हो रहा है? हेलो, हाँ, किस स्थान पर? आंख में ऐसे बीच में जलन जैसी महसूस आंख होती में, है। आंख में, ओके ओके, हाँ गुड। एक मिनट देखिए, आप सभी लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि योग के जो बेनिफिट्स हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टरबेंस देखिए हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, प्राणायाम की और आसन की। अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। योग के बेनिफिट में यम और नियम का भी बड़ा बेनिफिट है। झूठ नहीं बोलूंगा, किसी का मानसिक रूप से ईर्ष्या नहीं करूंगा, ये भी एक विषय है। ये कौन करता है? एक यम नियम जितने हैं इनके भी पालन नहीं करते और सीधे हम योग पे नीचे जाते हैं, आसन और प्राणायाम पे, और उससे हम अपेक्षा करें कि पूरे बेनिफिट मिले, तो नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि अच्छे दिल का, अच्छे मन का व्यक्ति होना चाहिए। सर जी, वैज्ञानिक कारण है एक। दूसरा, खान पान को हमको अच्छा रखना चाहिए, तब हमको योग के पूरे बेनिफिट मिलेंगे। उसमें भी आपको जो नुकसान हो रहा है उसका कारण है। गुरुजी रिपीट करेंगे, आपकी आवाज बीच में कट हो रही है। मैं मोबाइल से एक्चुअली अटेंड कर रहा हूं, तो मोबाइल में कॉल आ रहे हैं, इस वजह से। एक काम, आप मुझे एक काम करें, रात में 9 बजे मुझे कॉल कर लीजिए, तो मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये। ठीक है गुरुजी, ठीक है, ओम धन्यवाद। गुरुजी। जी ओम। सर बीच बीच भोजन के समय पानी पीना चाहिए ना चाहिए, और समय पीना चाहिए भोजन की? भोजन के पूर्व में पानी पीना चाहिए, भोजन के मध्य में पानी नहीं पीना चाहिए। संस्कृत का एक श्लोक है, भोजनाग्रे अमृतम वारी और भोजनांते विषम वारी करके एक श्लोक है संस्कृत का। इसका अर्थ होता है कि भोजन के बीच में पानी पीना नुकसानदेह है, रोगों का कारण है। भोजन के पहले पानी पीना अमृत तुल्य है, भोजन के ठीक बाद पीना विष के तुल्य है, जहर के तुल्य। यानी भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, भोजन के आधे घंटे बाद आपको पानी पीना है। और भोजन के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी पी सकते, एक दो ज्यादा नहीं पीना है। और पानी पीना है तो भोजन के पहले पी लें। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, हमारे स्टमक का 3 भाग हम करते हैं। तो एक भाग सॉलिड मटेरियल, एक भाग लिक्विड मटेरियल और एक भाग खाली रखना है। ऐसा कहते हैं 1/3 का रेशियो। ऐसा हमको भोजन और जल का ध्यान रखना चाहिए, भोजन ज्यादा भी ना हो, जल ज्यादा भी ना हो। और जल का ये नियम है, भोजन के पहले पी लो थोड़ा सा, भोजन के मध्य में 1-2 घूंट पी सकते हैं, ज्यादा नहीं। भोजन के बाद आधे घंटे रुक करके आप 15-20 मिनट आधे घंटे रुक करके भोजन को आप, जल को आप थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं, घूंट घूंट करके। नेक्स्ट। थैंक यू सर। सब मुझे लगता है कि सब भी प्रश्न हो गए होंगे। गुरुजी, आरओ का पानी पीना कितना ठीक है? आरओ का पानी पीना ठीक नहीं है, लेकिन अब बात आती है कि क्यों पीते हैं। शहर में रह रहे हैं, शहर में पानी गंदा है, गंदगी को दूर करने का पूरा तरीका नहीं है। यूवी प्यूरिफिकेशन और आरओ प्यूरिफिकेशन, तो गंदगी को दूर करने के लिए हमको ये 2 टेक्निक का सहारा लेना पड़ रहा है, इसलिए उस 2 टेक्निक का सहारा ले लेना चाहिए। यदि आपको बोर का पानी मिल जाता है, शुद्ध पानी है, तो टीडीएस चेक करवा लें और उसका सेवन करें, आरओ का पानी ना पिए। पर यदि नहीं हो रहा है तो आरओ का पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है। सर मैं वंदना गुप्ता। ओम सर। जी सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं सर ये बोल रही थी कि जैसे खाने के बीच में पानी पीने को आपने मना किया, तो जैसे कि कौर अटक जाता है, होता है ऐसा, जैसे आने लगे। हाँ, कई दिन क्या होता है कि हम जो भोजन कर रहे हैं ना, उसमें कितनी रूक्षता है इस पर डिपेंड करता है। हमने जैसे रूखा भोजन कर रहे हैं तो पानी की कमी होगी, इसलिए हमारा शरीर खुद डिमांड करेगा कि साहब पानी पीना है। तो आपको लगेगा कि अटक रहा है आपको 1 घूंट पानी पीना है। लेकिन भोजन में यदि रूक्षता नहीं है, भोजन में तरलता है, तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये तो सादा सा सामान्य सा नियम। अब इसके बाद बात आती है कि
एक व्यक्ति आदत बना लिया है कि बहुत पानी पीना, ये विकृति, इसको ध्यान देना चाहिए। गुरुजी तांबे का पानी अगर सुबह सुबह पीता लेकिन उसे गर्म नहीं करता, वो कैसा है? तांबे में के पात्र में यदि पानी आपने रखा है तो बहुत अच्छा। दूसरा, उसको गर्म सामान्य टेम्परेचर में रहना चाहिए। तांबे के पात्र में यदि पानी है तो सामान्य टेम्परेचर में रहेगा, ठंडा नहीं रहेगा, पी सकते हैं। सर जी एक प्रश्न है ये कि मेरी प्रकृति कफ प्रकृति है, तो अभी वर्षा काल में किस तरह से शास्त्रोक्त आहार भोजन में लेना चाहिए? वर्षा काल कफ का जो स्वरूप होता है, स्निग्ध होता है, लक्षण होता है, तरल होता है, द्रव होता है। अब ऐसे में यदि द्रव का आप इस्तेमाल करेंगे ना तो कफ के द्रव गुण की वृद्धि होगी और कफ बढ़ेगा। आप द्रव गुण नहीं करना है ऐसा तो नहीं है। ऐसे में आपको उष्ण जल लेना है तो कफ के शीत गुण के विपरीत उष्णता हो गई, ये कफ को कम करेगा, इसलिए उष्ण जल पीना है। जल तो पीना ही है लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा करके पीना है, जिससे जल का जो तरल गुण है कि परिमाण तेजी से बढ़ेगा नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। भोजन में क्या लेना है? भोजन में आपको, वर्षा का काल है, वर्षा काल में वातावरण में भी जल की अधिकता रहती है, तो ऐसे में आपको ऐसा भोजन जिसमें जल कम हो ये करना है। इवन पीने वाले पानी की भी मात्रा मैं लोगों को कम करवाता हूँ वर्षा ऋतु में, क्योंकि वर्षा ऋतु में ऐसे भी वातावरण में नमी होती है, इसलिए भी करना चाहिए। करके देखें इन नियमों का पालन तो आपको मदद मिलेगी। और भोजन में आपकी प्रकृति के हिसाब से वर्षा काल में आपको ठंडा भोजन नहीं करना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, रुक्ष चीजों का सेवन करना है, जैसे फुटाना भुने हुए चने खाना चाहिए आपको। खाता हूं। दूसरा आपको समय पे भोजन करना है, रात 8 आवर्स में भोजन नहीं करना है, यानी रात में खाने की जो आदत है उससे बचें। संध्या काल में भोजन कर लें, सूर्य अस्त होने के बाद आप भोजन ना करें। जी धन्यवाद जी। और कोई क्वेश्चन? नमस्कार, मैं आरती बोल रही राजस्थान जी। सर एक चीज जानी थी, जैसे आपने बोला कि कम लेनी, पानी कम करना है। हेलो, पानी जैसे आपने बताया सर कि वर्षा काल में हमें पानी कम लेना है, तो सर जैसे पानी के जो फ्रूट्स हैं जैसे वाटरमेलन हो गया, खरबूजा, तरबूज, खीरा, तो इनका भी कम सेवन करें। गर्मी में वाटरमेलन खाना है, बिकॉज वाटरमेलन इज वाटर रिच फ्रूट। वर्षा ऋतु में रेनी सीजन में आपको वाटरमेलन नहीं खाना है। ओके सर, खीरा, तरबूज, खरबूजा जो वाटर क्वांटिटी ज्यादा ऐसा कुछ? हाँ, अब बात आई कि ककड़ी जो होती है वह इस सीजन में आएगी। ककड़ी में जल की संहति अधिक है, जल का परिमाण अधिक है। ककड़ी कफ कारक होता है। वर्षा काल में शीतल जल का की प्रबलता होती है, जल गुण की वातावरण में वृद्धि होती है, उससे आपके शरीर में शीत गुण, जल गुण, तरल गुण बढ़ेगा, आपको कफ कोल्ड होगा। इसलिए आपको ककड़ी संभल के खाना है। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? देखिए अभी आपको बताते हैं, ये मैं जिस खेत में खड़ा हूँ यहाँ पर देखिए ये मूंग लगी हुई है। ये लगी ही इसलिए ये प्रकृति ने व्यवस्था ऐसी बनाई है। अभी ये मूंग आ रही है, मूंग में रुक्षता होती है। अब रेनी सीजन आएगा, अभी ये तैयार हो गई, अब रेनी सीजन जब आएगा, रेनी सीजन में हमको, मैंने कहा रुक्ष भोजन चाहिए, सबसे श्रेष्ठ रुक्ष भोजन यह मूंग है, ये मेरे हाथ में रखा हुआ है। तो ये ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट। गुरुजी जी। गुरुजी आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बोलिए। जी, हम कैसे पता करेंगे कि हमारा शरीर वात प्रकृति का है, कफ प्रकृति का है या प्रकृति का है? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सुबह सुबह हमको सबसे पहले क्या खाना चाहिए, फल या फिर कुछ अंकुरित वगैरह? हाँ, अंकुरित अनाज नहीं खाना चाहिए पहले तो। अब बात है कि मैं हर चीज गलत बता रहा हूँ, जैसे कॉन्सेप्ट है उससे विपरीत में बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं शास्त्रों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति हूँ, शास्त्र झूठ नहीं, क्योंकि शास्त्र को लिखने वाले जो लोग थे ना,
वो आपके और मेरे जैसे सांसारिक लोग नहीं थे। हम लोग जो है छल कपटी लोग हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना, मेरे पास एक कंपनी आ जाए कि डॉक्टर साहब आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, आपको इतना बस बोलना है कि ये दवाई बहुत अच्छी है, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि हम लोग सांसारिक जीव हैं। ऋषि मुनि लोग झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए पानी का सिद्धांत हो या किसी भी चीज का सिद्धांत, तो ऋषि मुनियों ने जो कहा उसको मानना है। अंकुरित अनाज को शास्त्रों में एक शब्द है, दैट इज विरूढ़ अन्न, विरूढ़ अन्न। और शास्त्र कहता है कि विरूढ़ अन्न जो है वो अजीर्ण का कारण बनेगा, अग्निमांद होने का कारण बनेगा, कफ का कारण बनेगा। इसलिए कभी कभी खाना चलता है अंकुरित अनाज, प्रतिदिन नहीं। और यदि आपको प्रतिदिन खाना है तो आपको उसमें अग्नि संस्कार कर लेना चाहिए। दूसरा, प्रकृति पहचानने के लिए आप मुझे बताने में समय लगेगा। आप कभी भी मुझे लेट आवर्स में रात के 9 के बाद फोन कर लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊं। जी जी धन्यवाद जी। तो मुझे लगता है कि हम विराम दें। गुरुजी अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। जिस ग्रुप में आप लोग हैं उस ग्रुप में शायद हमारा नंबर होगा, तो उसको आप देख लीजिए, वरना मैं प्रयास करता हूँ उसमें देने का। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी एक क्वेश्चन था, आपने जो परसों क्लास ली थी, गुरुजी जी जी जी, बोलिए बोलिए। ओम। गुरुजी मेरा कहने का मतलब है, जो वीडियो कल परसों आपने क्लास ली थी ना, उसकी मेरे नेटवर्क के कारण मैं पूर्ण नहीं ले पाया था, तो उसकी मुझे वीडियो एक बार हम शेयर करने के लिए बोल रहा था सर। देखिए वो जो रिकॉर्डिंग है वो हमारी जानकारी में नहीं है। आदरणीय महेंद्र भाई जी जो इसको व्यवस्थित कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं, उनसे बात कर लेंगे तो आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। आज के सेशन को हम यहाँ विराम देते हैं। कल एक नए सब्जेक्ट के साथ कल के सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो अभी पूछिए ना, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। ओम। अरे पूछिए ना। समाप्त कर दिए। ओम स्वामी जी ओम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। चालू से है, अभी भी कर रही है, तो वो आए क्या?
ओम गुरुजी ओम। ओम प्रणाम। काय काफिर आ रहा तुम्हारा। आदरणीय राज प्रभारी जी, यादव जी। ओम जी ये सर। ओम श्रीमान जी, आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही आवाज। आपकी तो आ रही, लेकिन ये बंद क्यों अभी? ब्रेक है क्या कुछ? पता नहीं कुछ। वो तो अभी कोई संचालन कर नहीं रहा। तिवारी जी भी बंद किए हैं अपना। हाँ अभी अभी चल रही थी कि नहीं अभी? मैं तो अभी कनेक्ट हुआ हूँ। आप अभी प्रकट हुए तो आपके बाद हम प्रकट हुए। जी जी जी, पाल लिया।